हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सिद्धांत फिर से स्वागत करता हूं आपका सनराइज़ करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8वां। जिस तरीके से हम देख चुके हैं इसमें कि जो संविधान यानी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था जिसको बोला जाता है, इसका सिलेबस हमने देखा है, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक किसी भी एग्ज़ाम का हो। हमने इसमें ये देखा है कि इस संविधान के सिलेबस में सबसे पहले हमें जितने भी अधिनियम हुए थे, जितने भी गुलाम भारत में जितने भी अधिनियम हुए थे, उनसे स्टार्टिंग करनी पड़ती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले मैंने 7 पार्ट बनाए हैं और उसमें मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके अभी तक इसमें जितने भी एक्ट, आज के पार्ट तक जितने भी एक्ट हो सकते थे मैंने इसमें किए हैं। और सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे अधिनियम मैंने डिटेल से इसमें किए हैं। आप बाकी पार्ट देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8, और इसमें देखेंगे हमारा कौन सा अधिनियम आता है। अभी भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है इस सिलेबस के तहत। अभी इससे पहले मैंने 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1893 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1898 का अधिनियम, ये सारा मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, तो देखिए, साइमन कमीशन एक तरीके से आयोग का गठन किया गया था। हमारे देश में जो पहले से नियम और कानून चल रहा था उसमें कुछ बदलाव करने के लिए। एक तरीके से जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश सरकार थी, वह हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए या राजनीतिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन ये कमीशन हमारे देश में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, और टिकने का कारण यही था कि इसमें सबसे जितने भी लोग थे, 7 सदस्य का यह आयोग था, और इस आयोग में सारे के सारे लोग गोरे थे। अब गोरे कहने का मतलब यहाँ पर है सारे के सारे लोग ब्रिटिश के थे। इसमें एक भी इंडियन, एक भी भारतीय को जगह नहीं मिली। इसलिए हमारे देश के लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया। अब देखिए, हमारे देश में इस साइमन कमीशन को लेके इतना सारा आक्रोश था, और क्यों ना हो, क्योंकि इस टाइम पे देखिए हमारे देश में काफ़ी सारी या बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक दल उभर कर सामने आए थे। सबसे पुराना और सबसे पहला जो राजनीतिक दल है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और 1987 ये समय है 1987 का। और इससे कम से कम 40 वर्ष पहले जाएं तो हमारे देश में एक राजनीतिक दल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और इतने सारे राजनीतिक दल के बावजूद भी इस कमीशन में किसी को जगह नहीं मिली। इसलिए इसका कड़ा निंदा की गई, और कड़ी निंदा की गई, और अच्छी तरीके से इसका विरोध किया गया। तो चलिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम देख लेते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नवंबर 1927 ईस्वी को 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं बता देता हूं कि आज के जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं वो सभी हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बाकी सभी ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी के एग्ज़ाम्स। तो सभी के लिए ये लाभदायक हो सकता है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे मैंने पॉइंट टू पॉइंट, और जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को इसमें कवर किया है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नवंबर 1927 ईस्वी को 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। अब थोड़ा सा ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितने सदस्य थे इस आयोग में। तो इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। ये थोड़ा सा यूपीएससी के टर्म में इम्पॉर्टेंट है, और अधिकतर ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि साइमन आयोग में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा 7 सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस आयोग को व्हाइट कमीशन कहा गया। व्हाइट यानी श्वेत आयोग। हमारे देश में इसे श्वेत आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक भी प्रतिनिधि भारत का नहीं था, सारे के सारे लोग ब्रिटिश के थे। इसलिए हमारे देश की तरफ से इसे श्वेत आयोग यानी व्हाइट कमीशन कहा गया। तो इस वाइट कमीशन के नाम से भी आप साइमन कमीशन को जान सकते हैं। अगर वाइट कमीशन आ जाए एग्जाम में या साइमन कमीशन आ जाए तो बात एक ही हो रही है। वाइट कमीशन आ जाए तो साइमन कमीशन की बात कर रहा है, और साइमन कमीशन आ जाए तो वाइट कमीशन की बात कर रहा है। इस तरीके से आप जानिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचकर इसने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश की। अब यहाँ पर ये बोलने का मतलब ये है कि देखिए, जब इस आयोग का गठन किया गया, इस आयोग को जब बनाया गया, बनाने के बाद इसको भारत आमंत्रित किया गया। भारत आमंत्रित करने के बाद इसने पूरे भारत में, समूचे भारत में इसने अपना सर्वे किया, राजनीतिक विचार देखे और अपने जो चेंजेस, अपने जो बदलाव इसमें कर सकते थे वो लोग उन्होंने किया। और अब इतना सारा सर्वे करने के बाद, पूरे भारत की राजनीतिक व्यू देखने के बाद, और भारत में राजनीतिक पार्टियां कैसे काम कर रही हैं, कैसे नहीं काम कर रही हैं, उसमें क्या बदलाव चाहिए, नए कानून क्या बनने चाहिए, इन्होंने ये सब सोच विचार करके 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन यह साइमन कमीशन हमारे देश में ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। वो उसका कारण यह था कि इसमें सारे के सारे वाइट लोग थे, सारे के सारे ब्रिटिश लोग थे, इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी कहा गया। और हमारे देश के लोगों ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से विरोध किया था। हमारे देश के लोगों ने इसको चलने ही नहीं दिया। अब जब जनता चलने ही नहीं देगी तो ब्रिटिश सरकार क्या कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकडॉनल्ड योजना। मैकडॉनल्ड योजना को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो मैकडॉनल्ड हैं, ये इस टाइम में 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इनका पूरा नाम मैकडॉनल्ड रैमजेट था। रैमजे मैकडॉनल्ड इनका पूरा नाम था और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कुछ बदलाव किए, नियम कानून में कुछ बदलाव किए, निर्वाचन पद्धति में कुछ बदलाव किए। अच्छा, इससे पहले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोल दिया गया है। इससे पहले देखिए, हमारे देश में धर्म के आधार पर निर्वाचन हुआ करते थे। जो धार्मिक नेता हुआ करते थे, धर्म के आधार पर कहने का मतलब कि जैसे कोई हिंदू नेता, कोई मुस्लिम नेता, सिख, ईसाई नेता, तो जो जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उसी धर्म के लोग उसे निर्वाचित कर सकते हैं या उसको वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम के नेता को वोट दे देगा और जो सिख है वो हिंदू नेता को वोट दे देगा, ऐसा नहीं था। जो जिस धर्म का आदमी था उसी धर्म के नेता को वह वोट दे सकता था, उसके अलग वो वोट नहीं दे सकता था। इसीलिए इसको एक तरीके से धार्मिक निर्वाचन कहा गया। अब इसके बाद आ गया मैकडॉनल्ड योजना। इन्होंने क्या किया कि जो धार्मिक निर्वाचन हो रहे थे वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अब इन्होंने एससी और एसटी वर्ग के लोगों में भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। अब दखलंदाजी कैसे? इन्होंने बोला कि जो दलित वर्ग हैं, जो एससी वर्ग हैं, उनके जो नेता होंगे, दलित वर्ग के लोग सिर्फ अपने ही नेता को वोट देंगे या उनका निर्वाचन करेंगे, उनके अलावा वह किसी और समुदाय के लोगों को वोट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय था। अब देखिए, इसमें जातिवाद को साफ साफ बढ़ावा देने का काम किया गया और इस तरीके से हमारे देश में काफ़ी लोगों की आत्मा एक तरीके से बहुत दुखी हुई कि यहाँ पर भारत को एक तरीके से अलग किया जा रहा है। भारत के हर लोगों को, हर जाति के लोगों को अलग किया जा रहा है और इसका महात्मा गांधी ने बहुत कड़ा विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एससी वर्ग के लोगों को अलग नहीं करना चाहिए, उनको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार दलितों के लिए भी किया गया। दलित के लिए, एससी वर्ग के लोगों के लिए अलग से उनका निर्वाचन पद्धति करनी शुरू कर दी। इसे ही सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। एग्जाम में ये जो तीसरा पॉइंट है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक अवार्ड किसे कहा जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक अवार्ड मैकडॉनल्ड योजना को कहा जाता है क्योंकि यहीं से ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। अब देखिए, जब यह बात गांधी जी को पता चली कि रैमजे मैकडॉनल्ड योजना के तहत एससी वर्ग के लोगों का अलग से निर्वाचन पद्धति शुरू की गई है, उन्होंने इसके खिलाफ, उस समय वह पुणे की यरवदा जेल में कैद थे, कैदी के रूप में थे और जब यह बात उनको पता चली कि सांप्रदाय के हिसाब से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने जा रही है, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और वह आमरण अनशन पर बैठ गए। वे चाहते थे कि जितने भी एससी वर्ग के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और उनका सभी के साथ विकास उसका किया जाए, उन लोगों का विकास किया जाए। इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन जेल में किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और हायर लेवल एग्ज़ाम से लेकर लो लेवल एग्ज़ाम तक इसके क्वेश्चन आए हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया करता है कि पूना पैक्ट किसके माध्यम को लेकर है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, पूना समझौता किसके बीच हुआ था, पूना पैक्ट क्यों हुआ था। यूपीएससी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में इससे पहले 1 साल पहले यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे पूना पैक्ट में। तो पूना पैक्ट जो था वह एक तरीके से समझौता था महात्मा गांधी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच। इससे पहले मैकडोनाल्ड रैमजे ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन होना चाहिए और एससी के लिए अलग निर्वाचन पद्धति होना चाहिए। तो इससे नाराज गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। वह चाहते थे कि दलितों को मुख्य धारा में आने के लिए उनका रिजर्वेशन करना चाहिए, उनको आरक्षण देना चाहिए। तो वह अपने आमरण अनशन से बाहर नहीं आ रहे थे। फिर उनसे मिलने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यरवदा जेल में गए और भीमराव अंबेडकर ने यह विश्वास दिलाया महात्मा गांधी को कि दलितों को यानी एससी वर्ग के लोगों को 18% का आरक्षण दिया जाएगा केंद्रीय विधान परिषद में। तो पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। यह समझौता सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। अब देखिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट किन दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था। वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक भी किया जाता है, उनको हमारे संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए, इसमें ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कितना % आरक्षण सुरक्षित किए गए दलितों के लिए। तो खैर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इस अधिनियम, इस पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में दलितों के लिए 18%, यहाँ कॉमा है, यहाँ पे परसेंट होना चाहिए, यहाँ पे परसेंट होना चाहिए। इस पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधान परिषदों में दलित के लिए 18% स्थान सुरक्षित किए गए। ध्यान दीजिएगा, पूना पैक्ट में यही दो मुख्य बातें हुई थी। पहली बात डॉक्टर भीमराव और अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता, और दलितों के लिए 18% सुरक्षित किए गए। अब 18% जो स्थान है वो क्यों दिया गया? क्योंकि मैकडोनाल्ड रैमजे ने इसमें कहा था कि एससी के लिए अलग से निर्वाचन होना चाहिए। क्लियर गाइज? तो ये था पूना पैक्ट, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और मेरा पढ़ाने का मकसद ही यही है कि हर एक चीज़ को इतना बारीकी से पढ़ाया जाए, हर एक चीज़ को, कि आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कर सके और पूरा क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम में पढ़ने का मज़ा तभी है, किसी भी कंपटीशन जॉब के लिए पढ़ने का मज़ा तभी है जब आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में लीडिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स, सारे गवर्नमेंट जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स कवर की जाती हैं। यहाँ पर क्वालिफाइड टीचर है, और हाल ही में अभी इंडियन आर्मी में काफ़ी एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सनराइज़ करियर एकेडमी की। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे।